सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका एमआरएम लीगल एक्सपर्ट्स की एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। ये है सेक्शन 100 सिविल प्रोसीजर कोड, सेकंड अपील्स को लेकर। अब ये बहुत से लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि सेकंड अपील होती क्या है, ये काम कैसे करती है, और ये अपील पहली अपील से कैसे अलग है जो फर्स्ट अपील होती है। तो आज हम सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की इस सेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, और ये भी जानेंगे कि कैसे हाई कोर्ट में ये तय करा जाता है कि सेकंड अपील की जाए, और हाई कोर्ट कब रिजेक्ट कर सकता है और कब उसे एक्सेप्ट कर सकता है। क्योंकि बहुत से साथियों को अक्सर एक सामना करना पड़ता है मुश्किल का कि वो ये क्लियर नहीं कर पाते हैं कि क्यों उनकी सेकंड अपील एक्सेप्ट की जाए। आज थोड़ा सा उसके फाउंडेशन और बेसिक्स जानने का प्रयास करेंगे। तो सेकंड अपील क्या होती है? सेकंड अपील बेसिकली इसे द्वितीय अपील कहते हैं हिंदी में। इससे सेकंड अपील अंडर सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी इज अ pivotal mechanism in civil litigation, allowing the High Court to examine appellate decrees passed by subordinate courts. However, the jurisdiction of High Court in such matter is strictly confined to substantial question of law, ensuring the second appeals do not become an avenue for relitigating the factual issues. अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आता है SQL, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये है सेकंड अपील का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आस्पेक्ट। जब ये तभी एंटरटेन करी जाती है जब कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, है ना। तो सेकंड अपील ये कोई साधारण अपील नहीं है। पहली अपील में आप तथ्यों और कानून दोनों पर बहस कर सकते हैं, लेकिन दूसरी अपील केवल महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही आधारित होती है। पहले वाले में आप वो सब तर्क वगैरह बातें करते हैं, फैक्ट्स पे रहते हैं, स्ट्रिक्टली कन्फाइंड रहते हैं एक ही सर्कल ऑफ डोमेन में। सेकंड अपील तब करी जाती है जब सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है और आपको लगता है कि कोई ना कोई ग्रेव इनजस्टिस हुई है पहले कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट के तरफ से। The memorandum of appeal must explicitly state this question and the High Court must be satisfied of its existence. पहला, द फॉर्मुलेशन ऑफ द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बाय हाई कोर्ट इज मैंडेटरी बिफोर द केस कैन प्रोसीड। तो पहले होता सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, SQL होना चाहिए। इंटरिम ऑर्डर्स बाय हाई कोर्ट आर इम्परमिसिबल अनलेस द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज फर्स्ट फ्रेम्ड। अब ये आगे एक केस लॉ भी आएगा, रामफल वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें हम जानेंगे कि क्या कहा है इंटरिम ऑर्डर्स को लेके भी उस सेगमेंट में। तो चलिए आगे और जानते हैं कॉमन एरर्स क्या होती है सेकंड अपील में। The procedural rigors of Section 100 of CPC are often overlooked, leading to judicial lapses. The Supreme Court has flagged several recurring issues. पहला, एडमिशन सेकंड अपील्स विदाउट फॉर्मुलेटिंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। जैसे बहुत से साथी जो ये परेशान रहते हैं कि यार वो हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई हाई कोर्ट में। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बहुत ही प्रिसाइजली आपको देखना पड़ेगा। ट्रीटिंग फैक्चुअल अप्रिसिएशन ऑफ द बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। देखिए बहुत से गलती यहाँ हो जाती है कि वापस से लोग सोचते हैं कि री लिटिगेशन का एक मेथड बन गया है ये। वापस से फैक्चुअल बातों पे ही वही टिके रहते हैं कि नहीं एक और बार कराया जाए। सेकंड अपील में क्लियर कट मेंशन है कि जब तक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं आ जाएगा तब तक उसे डिटेन नहीं करा जाएगा। मैकेनिकल और जेनरिक फॉर्मुलेशन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अंडरमाइनिंग द प्रिसीजन रिक्वायर्ड फॉर फेयर एडजुडिकेशन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सेशन गोयल में बात की गई थी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, पूरा समझाएंगे आपको, समझाते हुए ही आगे चलेंगे। तो यहाँ तक तो हमने ये जान लिया है कि सेकंड अपील को लेकर क्या है और क्या क्या बातें इसमें महत्वपूर्ण रहती हैं। कि पहला तो कोई कानूनी प्रश्न शामिल होना चाहिए, और यही प्रश्न जो है, जो मेमोरेंडम ऑफ अपील होता है, अपील का ज्ञापन जो होता है, उसमें यह प्रश्न साफ साफ लिखा हो। ठीक है, क्लियर कट है, इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं है, क्लियर कट मेंशन होना चाहिए कि यहाँ पे SQL क्या है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और ज़रूरी बात है कि हाई कोर्ट किसी अंतरिम आदेश को जारी नहीं कर सकता। जैसे मेरे को बताया कि ये
रामफल वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बताया गया है कि कोई भी अंतरिम अग्रिम आदेश को जारी नहीं कर सकता जब तक वह महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न तय ना कर ले, महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न तय ना कर ले, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ना तय कर ले। आगे बढ़ते हैं। क्या है सीपीसी के अकॉर्डिंग? सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ द कोड और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग enforce an appeal for the time being enforce an appeal shall lie to the high court from every decree passed in appeal by any court subordinate to the high court if the high court is satisfied that the case involves a substantial question of law. An appeal may lie under the section from appellate decree passed ex parte. In an appeal under section the memorandum of appeal shall precisely state the substantial question of law. मेंशन है कि जो आपका ज्ञापन है उसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन होना चाहिए. With the High Court satisfied that SQL is involved in any case, it shall formulate the question. Appeal shall be heard on the questions formulated, and then respondent shall, at the hearing of the appeal, be allowed to argue the case does not involve such question. आगे बढ़ते हैं. ये आगे रामफल वाला केस को हमने पूरा आपके लिए शॉर्ट में करा है. तो यहाँ तक बहुत चीज़ें हमें जानने को मिली हैं सेक्शन 100 को लेकर. रामफल वाले केस में क्लियर करा गया था कि इंटरिम ऑर्डर्स बाय हाई कोर्ट आर इनपरमिसिबल अनलेस द एसक्यूएल इज फर्स्ट फ्रेम्ड. Aggrieved, the respondents herein filed second appeal before the High Court against the judicial judgment and decree of the first appellate court. The second appeal came up for admission in 1999. The High Court directed to list the appeal for framing of question of law on 2000. However, the High Court granted interim order by staying the execution of decree. मतलब अभी सुना भी नहीं था. By staying the execution of decree, it is against the said order granting interim relief. The respondent in the second appeal has preferred this appeal. This court, on a number of occasions, has repeatedly held that the High Court acquires jurisdiction to decide the second appeal or deal with the second appeal on merits only when it frames a SQL as required to be framed under Section 100. In the present case, what we find is that High Court granted interim order and thereafter fixed the matter for framing of question of law on a subsequent date. तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया था इस चीज़ को लेकर रामफल वाले केस में. This was not the way to deal with matter contemplating under Section 8 of CPC. The High Court is required to frame the question of law first and thereafter deal with the matter. ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि पहले आप डिसाइड कर लीजिए फ्रेमिंग हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तभी आप इसको प्रोसीड करिए कोई भी एक्शन लेकर. ऐसे ही को अगला केस आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस एस एन गोयल में. मैकेनिकल और जेनेरिक फॉर्मुलेशन ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अंडरमाइनिंग द प्रिसिजन रिक्वायर्ड फॉर फेयर एडजुडिकेशन. It's a matter of concern that scope of second appeal as also the procedural aspect of second appeal are often ignored by the high courts. अब इस केस में विशेषकर हाई कोर्ट से कहीं ना कहीं एक तरीके से इनडायरेक्ट डांट ही लगाई थी कि अभी भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सेक्शन 100 का मेन सिग्निफिकेंस क्या है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सम ऑफ द ऑफन रिपीटेड एरर्स आर एडमिटिंग अ सेकंड अपील व्हेन इट डज नॉट गिव राइज टू सफिशिएंट क्वेश्चन लॉ. ये सुप्रीम कोर्ट ने ये एड्रेस करा गया कि देखिए आजकल हाई कोर्ट में ये हो रहा है कि सेक्शन 100 का तो दुरुपयोग करा जा रहा है कि हाई कोर्ट खुद नहीं देख रहे हैं कि क्या इसे हम एडमिट करें ना करें, मगर एडमिट ज़बरदस्ती कर रहे हैं सेकंड अपील में. एडमिटिंग सेकंड अपील विदाउट फॉर्मुलेटिंग अ SQL. एडमिटिंग सेकंड अपील बाय फॉर्मुलेटिंग अ स्टैंडर्ड और मैकेनिकल क्वेश्चन such as whether the facts and circumstances or judgment of a separate court call for interference as a such question of law, failing to consider the formulate relevant and appropriate substantial questions of law involved in the second appeal, rejecting second appeals on the ground that the case does not involve any substantial question of law when the case in fact involves substantial question of law. और ये भी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि आजकल क्या हो रहा है कि कुछ बहुत से केसेस ऐसे रिजेक्ट कर दी जा रहे हैं जबकि उनमें ओरिजिनली हाँ there is a substantial question of law. These are the most often errors being repeated by the honorable high courts as well. आगे देखते हैं. अगला केस था उमर खान वर्सेस बिस्मिल्लाह. द हाई कोर्ट
The High Court retains the power to reframe or formulate additional questions during the hearing. In our view, the very jurisdiction of High Court is hearing a second appeal is founded on the formulation of a substantial question of law. The judgment of High Court is rendered patently illegal if a second appeal is heard and judgment is a decree appealed against is reversed without formulating a substantial question of law. The second appellate jurisdiction of High Court under Section 100 is not akin to the appellate jurisdiction under Section 96 of the Code. It is restricted to such a substantial question or questions of law. देखिए अब इसमें थोड़ा सा बहुत ही माइन्यूट चीज़ क्या कहने का प्रयास करा जा रहा है कि देखिए लोअर कोर्ट से सबॉर्डिनेट कोर्ट से अगर कोई केस होके आ रहा है मतलब वहाँ पे पूरी तरह सुना जा चुका है, उस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला दे दिया है अपना। अब उस फैसले से कोई सहमत भी हो सकता है और कोई नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। अब ये कोई ट्रेंड ना बन जाए कि लोग जबरन हर बार ही हाई कोर्ट पहुँच जाएँ खड़े होके। इसीलिए सेक्शन 100 में बहुत ही क्लियरली मेंशन सर्टेन पॉइंट्स हैं which are directing the honorable court to first go through the checklist, then admit any second appeal to itself to at least ensure that the judicial machinery is working efficiently. There is no unnecessary burden of cases, there is no wastage of time, as well as this does not become a trend in this legal world that automatically judgment comes out from a 1A court, you are not happy, you directly go to High Court. Irrespective of the fact that the all points and merits aspects have been discussed earlier in the A court, we should not waste the time of Honorable High Court or the B court here. And only those cases should be admitted here which have a SQL of a grave concern. As simple as that. Exercise of jurisdiction under Section 100 is impermissible without formulating a SQL and decision on such question. ऐसे यहाँ पे एक और केस दिया हुआ मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस राय बहादुर राव राजा शेर हरिलाल. The inherent jurisdiction of high courts under Section 151 CPC cannot override the express provisions of Section 100 as observed by मनोहर लाल चोपड़ा और राय बहादुर राव. इसमें वही ये बताया गया ये पूरी तरीके से बहुत ही बढ़िया जजमेंट्स हैं. ये कुछ बहुत ही छाट के आपके लिए हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं बहुत CPC Section 100 को लेकर. Inherent jurisdiction of the court to make orders ex debitio justitiae is undoubtedly affirmed by Section 151 of the Code. Section 151 of the Code. But that jurisdiction cannot be exercised so as to nullify the provisions of the Code. Where the Code deals explicitly with a particular matter, the provision should normally be regarded as exhaustive. सेक्शन 151 यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं ये बात करता है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट. इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट. और कोर्ट की देखिए CPC ने बहुत ताकत दी हुई है कि किसी भी तरीके से न्याय मिले. कोर्ट्स भी ताकतवर हैं. अगर किसी को लगता है सेटिस्फाइड नहीं है जो उसको न्याय मिला है वो सही है, न्याय ही है, न्याय है भी कि नहीं है, बिल्कुल वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है. बट इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोर्ट का टाइम भी वेस्ट होता है और अननेसेसरी इंटरप्रिटेशन गलत जाता है कोर्ट का भी. तो आज के लिए रखते हैं. आज के इस शॉर्ट वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कल फिर आएंगे एक नए
टॉपिक को लेकर। अच्छा लगे तो वेबसाइट को भी एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू।